रेणुका आराध्य का जन्म बेंगलुरु के समीप एनेकोल तालुक के गोपासंद्र गांव में हुआ। उसके पिता राज्य सरकार द्वारा आवंटित एक छोटे से स्थानीय मंदिर में पुजारी थे, किंतु इससे उन्हें कोई तयशुदा वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती थी। अपने परिवार की गुजर बसर के लिए वे दान पुण्य में मिलने वाले पैसों पर निर्भर थे, लेकिन इन पैसों से गुजारा न हो पाने के कारण वे पूजा के उपरांत आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने जाया करते। उनकी मदद के लिए रेणुका भी उनके साथ होते। भिक्षा में लोग उन्हें चावल, ज्वार, रागी आदि अनाज दिया करते, जिसमें से घर की आवश्यकता अनुसार कुछ अनाज छोड़ शेष को बाजार में विक्रय कर प्राप्त पैसों से वे अपना घर चलाते थे। उनके परिवार का निर्वाह बड़ी मुश्किल से होता था। धीरे धीरे परिवार की आर्थिक स्थिति और खराब होने लगी। इसलिए जब रेणुका 6वीं कक्षा में पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें एक बुजुर्ग चर्म रोगी व्यक्ति के घर उनकी सेवा के काम में लगा दिया। रेणुका उस बुजुर्ग को नहलाते धुलाते, उसके शरीर पर मलहम लगाया करते और उसकी प्रत्येक आवश्यकताओं का ध्यान रखा करते थे। पुजारी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उस घर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी भी उन पर डाल दी गई। सुबह 10-11 बजे तक अपना काम समाप्त कर वे स्कूल भी जाते और स्कूल से वापस आकर फिर काम में जुट जाते थे। इस दिनचर्या के साथ उन्होंने वहां 1 वर्ष तक कार्य किया। 1 वर्ष अंतराल उनके पिता ने उन्हें चिकपेट के एक आश्रम में डाल दिया। आश्रम में उन्हें बस 2 वक्त का भोजन मिलता था, एक सुबह 8 बजे और दूसरा रात को 8 बजे। दिन में लंबे समय तक भूखे रहने के कारण उनका दिमाग किसी तरह भोजन का जुगाड़ करने की सोच में डूबा रहता था और वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते थे। आश्रम में वेद और संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य था। अपने सीनियर्स को नामकरण, विवाह और अन्य कार्यक्रमों में पूजा पाठ हेतु जाता देख रेणुका वेद और संस्कृत ध्यान से पढ़ने लगे, ताकि उनके साथ पूजा पाठ में जा सके और वहां जाकर भरपेट भोजन कर सके। लेकिन इसके लिए उन्हें अपने सीनियर्स की बहुत मनमानी करनी पड़ी और उनके कपड़े धोने का प्रस्ताव रखने के बाद वे रेणुका को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हुए। इस तरह उनकी भोजन की समस्या का निराकरण हो गया, लेकिन अधिकांश समय सीनियर्स का काम करते रहने के कारण वे ठीक से पढ़ नहीं पाए। परिणाम स्वरूप 10वीं कक्षा में वे फेल हो गए। इस बीच उनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। ऐसी परिस्थिति में माँ और भाई बहनों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। अतः पढ़ाई छोड़ वे घर वापस आ गए और काम की तलाश करने लगे। सबसे पहले उन्हें एक मैकेनिकल लेथ फैक्ट्री में हेल्पर का काम मिला। 1 वर्ष वहां काम करने के उपरांत वे एक प्लास्टिक बनाने वाली एक कंपनी में काम करने लगे, फिर एक आइसक्रीम मेकिंग कंपनी में। उसके बाद उन्होंने कैमरा कंपनी एडलेब में स्वीपर का काम किया। दिमाग तेज होने की वजह से उन्होंने वहां रहते हुए प्रिंटिंग का काम भी सीख लिया। वहां वे 3 वर्ष तक कार्य करते रहे, लेकिन वहां के कुछ कर्मचारी उन्हें अपने साथ संदिग्ध गतिविधियों में घसीटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने श्याम सुंदर ट्रेडिंग कंपनी में काम करना प्रारंभ कर दिया। वह सूटकेस, वेनिटिंग बैग, एयर बैग आदि बेचने वाली कंपनी थी। रेणुका ने इस कंपनी में भी हेल्पर की हैसियत से शुरुआत की, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के बलबूते सेल्समैन की पोजीशन तक पहुंच गए, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। वे स्वयं का बिजनेस शुरू करना चाहते थे, अतः कुछ पूंजी लगाकर उन्होंने सूटकेस और वेनिटिंग बैग के कवर बनाने का व्यापार प्रारंभ किया। वे सुबह सुबह अपनी साइकिल पर निकल पड़ते और घर घर जाकर सूटकेस और वेनिटिंग बैग के कवर सीते, लेकिन उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया और उनका पूरा पैसा डूब गया। अब वे फिर खाली हाथ हो चुके थे। ऐसे में उनके बड़े भाई ने उन्हें एक जगह 600 रुपये के वेतन पर सिक्योरिटी गार्ड के काम पर लगा दिया। इस कार्य को करते हुए ही 20 वर्ष की आयु में रेणुका ने विवाह कर लिया। उनका मानना था कि शादी उन्हें और जिम्मेदार बना देगी। सिक्योरिटी गार्ड के रूप में मिलने वाला वेतन घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए रेणुका की पत्नी भी एक गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करने लगी। साथ ही अतिरिक्त आमदनी के लिए रेणुका स्वयं नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने और उसकी देखभाल करने का काम करने लगा। कुछ बेहतर कर गुजरने की ललक उनमें अब भी कायम थी, इसलिए एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ ड्राइवर बनने का फैसला कर लिया। लेकिन उनकी जेब में न तो लाइसेंस बनाने के पैसे थे,
न ही ड्राइविंग सीखने के। तब उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी बेचकर और पत्नी के भाई से कुछ रुपए उधार लेकर लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे जुटाए। लाइसेंस बनवाने और ड्राइविंग सीखने के बाद जब उन्हें पहला ड्राइवर का जॉब मिला तो पहले ही दिन उनके हाथों एक्सीडेंट हो गया और उन्हें नौकरी से बेदखल कर दिया गया। अपने एक अहम फैसले की ये दुर्गति देख वे बेहद निराश हो गए। उन्हें लगने लगा कि अब कोई उन्हें ड्राइवर के काम पर नहीं रखेगा। लेकिन एक सज्जन व्यक्ति सतीश सेट्टी ने उन पर भरोसा जताया और अपनी ट्रेवल एजेंसी में उन्हें काम दिया। उन्होंने उनमें आत्मविश्वास का संचार भी किया। रेणुका पूरी मेहनत से वहां काम करने लगे। वे ठान चुके थे कि वे एक अच्छे ड्राइवर बनकर रहेंगे। वे अपनी ड्राइविंग पर मेहनत करते, अपने हर कस्टमर का पूरा ध्यान रखते और उन्हें अच्छी से अच्छी सर्विस देने की कोशिश किया करते। धीरे धीरे कस्टमर का उन पर भरोसा बढ़ता गया। उसके बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी पलट कर नहीं देखा। कुछ वर्ष के बाद उन्हें नेहरू ट्रेवल्स में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो डेड बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मशहूर था। रेणुका ने इस अवसर को ही हाथों हाथ लिया। उनकी सोच थी कि यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो कोई भी अवसर हाथ से जाने मत दो और जो भी काम हाथ में लो उसे पूरी लगन और निष्ठा से करो। पूरी निष्ठा से उन्होंने यह कार्य किया और 4 साल वहां काम करने के दौरान 200-300 डेड बॉडी का पूरे भारत में ट्रांसपोर्टेशन किया। उसके बाद में वे दूसरी ट्रेवल्स एजेंसी में काम करने लगे, जहां उन्हें विदेशी पर्यटकों को टूर पर ले जाने का अवसर प्राप्त हुआ। विदेशी पर्यटक उन्हें डॉलर में टिप दिया करते थे। रेणुका इन पैसों को जमा करने लगे और इन्हीं जमा पैसों से तथा कुछ अपनी पत्नी के पीएफ के पैसों से उन्होंने कुछ लोगों को साथ लेकर 2001 में सिटी सफारी नाम की कंपनी खोली थी। यह कंपनी ठीक ठाक चलने लगी और वे इसके मैनेजर बना दिए गए। कोई और होता तो शायद यहाँ आकर संतुष्ट हो जाता, लेकिन रेणुका सपने बड़े थे। उन्होंने बैंक से लोन लेकर अपनी खुद की इंडिका खरीदी। फिर 1.5 वर्ष के भीतर अपनी दूसरी गाड़ी भी ले ली। 2 वर्ष तक वे स्टॉप सिटी टैक्सी का काम करते रहे। वे धीरे धीरे अपनी गाड़ियों की संख्या में बढ़ोतरी भी करते जा रहे थे। रेणुका आराध्य, जो अब तक जिंदगी के उतार चढ़ाव से जूझ रहे थे, उन्होंने कैसे की प्रवासी कैब की स्थापना, आइए जानते हैं। 2006 तक उनके पास 5 गाड़ियां हो चुकी थी, जिन्हें वे अपने भाई और अन्य ड्राइवर की मदद से चलाते थे। इसी वर्ष एक अवसर ने फिर से उनका दरवाजा खटखटाया। उन्हें यह जानकारी मिली कि इंडियन सिटी टैक्सी अपनी कंपनी बेच रही। अवसर को भांपकर उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम उठाते हुए अपनी सारी गाड़ियां बेच दी और मार्केट से कुछ उधार लेकर उस कंपनी को खरीद लिया। उस कंपनी का नाम उन्होंने प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड रखा। यह कदम उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस कदम के साथ ही व्यवसायी के तौर पर उनके एक नए सफर का आगाज हुआ। नई कंपनी में उन्होंने सिटी टैक्सी का काम पूर्णतः बंद कर दिया और कॉरपोरेट को अपनी गाड़ी देने लगे। कॉरपोरेट को गाड़ी देने के कई लाभ थे। एक तो ये उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था, फिर इसमें उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और साथ ही उनकी कंपनी को एक बड़ा एक्सपोजर मिला। सबसे पहले उन्होंने अमेज़न इंडिया के लिए काम करना शुरू किया। उस समय उनकी कंपनी में 15 मेंबर्स और 4 गाड़ियां थी। अमेज़न इंडिया ने भारत में बहुत तेजी से प्रगति की और साथ ही प्रवासी कैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने भी। कुछ ही वर्षों में उनकी गाड़ियां 4 से 300 हो गई। बेंगलुरु के बाद उन्होंने उसके चेन्नई में भी अपनी ब्रांड शुरू कर दी। वहां उनकी 275 गाड़ियां चलती है। शुरू में वे अमेज़न इंडिया से ही जुड़े रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी कंपनी के नाम का एक्सपेंशन प्रारंभ किया, जिसमें कई नामी ग्रामी कंपनीज जैसे गूगल, वॉलमार्ट, सीगेट, जनरल मोटर्स आदि उनकी क्लाइंट बनी। उनकी कंपनी अपने ग्राहकों के समय संतुष्टि और आराम का पूरा ध्यान रखती है ताकि उनका विश्वास बनाए रख सके। इसलिए आज उनकी कंपनी का इतना मजबूत कस्टमर बेस है कि जहां कई कंपनियां ओला और उबर जैसी कई कंपनियों के मार्केट में आने के बाद धराशायी हो गई, वहीं प्रवासी कैब प्राइवेट लिमिटेड मजबूती से आगे बढ़ती रही। रेणुका आराध्य ने अपनी मेहनत और लगन से आज अपनी कंपनी को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार दिया है। उनकी कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ का है। आज वे 3 स्टार्टअप के डायरेक्टर भी है। दोस्तों, कौन सोच सकता था कि बचपन में भीख मांगने वाला लड़का जो 10वीं में फेल हो गया था
और जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी कभी 40 करोड़ की कंपनी का मालिक होगा। लेकिन रेणुका आराध्य ने यह साबित कर दिखाया कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो, यदि आप में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल किया जा सकता है, बशर्ते आप उसे पाने के सपने देखें, सही योजना बनाएं और उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें।